अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक। प्रतिसंहरण या समाप्ति, माध्यस्थ के प्राधिकार की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर्स। ठीक। माध्यस्थम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि माध्यस्थम के पक्षकारों को माध्यस्थम के विषय में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक। अब जैसे माध्यस्थम के जो पक्षकार होते हैं अपने माध्यस्थ को नियुक्त कर सकते हैं तथा उनकी क्वालिफिकेशन का निर्धारण भी करार द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। यानी जो पार्टीज हैं वही अपने माध्यस्थ को नियुक्त करेंगी, उनका क्वालिफिकेशन भी वही डिसाइड करती है। पक्षकारों को अपने माध्यस्थ के प्राधिकार को समाप्त करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक। पक्षकार जो है, पक्षकार माध्यस्थ अधिकरण द्वारा निर्मित पंचाट को भी अपास्त सेट एसाइड कराने के लिए कुछ परिस्थितियों में आवेदन कर सकते हैं। ठीक। अब वो कौन कौन से ग्राउंड हैं? पहला, माध्यस्थम कार्यवाही में किसी पक्षकार के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति न देना। ठीक। सेकंड आपका बात करता है माध्यस्थम के पक्षपाती होने की संभावना, यानी जो आर्बिट्रेटर है वो अगर किसी एक पक्ष को लेके पक्षपात कर दे रहा है, मतलब दोनों पक्षकारों के साथ समानता का व्यवहार नहीं कर रहा है, तो माध्यस्थ के पक्षपाती होने की संभावना के आधार पर किया जा सकता है। माध्यस्थ द्वारा अधिकारिता यानी ज्यूरिसडिक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है, ज्यूरिसडिक्शन का दुरुपयोग किया जा रहा है या अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार किया जा रहा है। माध्यस्थ द्वारा मिसकंडक्ट किया जा रहा है, माध्यस्थ द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन नहीं पूरी की जा रही है, माध्यस्थ द्वारा कपट पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। तो इन सब ग्राउंड्स पे जो है माध्यस्थ की समाप्ति की जा सकती है। ठीक। टोटल 6 ग्राउंड्स हैं। हाँ, माध्यस्थम कार्यवाही में किसी पक्षकार के वकील द्वारा माध्यस्थम कार्यवाही में किसी पक्षकार के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति न देना। सेकंड, माध्यस्थ के पक्षपाती होने की संभावना, माध्यस्थ के पक्षपाती होने की संभावना की स्थिति में माध्यस्थम कार्यवाही में किसी पक्षकार के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति न देना, वकील द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति न देना। सेकंड, माध्यस्थ के पक्षपाती होने की संभावना की स्थिति में। थर्ड, माध्यस्थ द्वारा माध्यस्थ द्वारा अधिकारिता का दुरुपयोग करना, माध्यस्थ द्वारा अधिकारिता का दुरुपयोग करना। नेक्स्ट, माध्यस्थ द्वारा कदाचार करना यानी मिसकंडक्ट करना, माध्यस्थ द्वारा मिसकंडक्ट करना, माध्यस्थ द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन पूरी ना करना, माध्यस्थ द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन पूरी ना करना, माध्यस्थ द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार करना, माध्यस्थ द्वारा कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो ये ग्राउंड दिए गए हैं, इनके आधार पर जो है माध्यस्थ के प्राधिकार की समाप्ति की जा सकती है। ठीक। अब आते हैं पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। माध्यस्थ द्वारा उन परिस्थितियों को प्रकट न करना जो उसकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करे। पॉइंट नंबर 1, माध्यस्थ द्वारा उन परिस्थितियों को प्रकट न करना जो उसकी निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करे। सेकंड, माध्यस्थ द्वारा निर्धारित
क्वालिफिकेशन को पूरा न करना, मध्यस्थ द्वारा निर्धारित क्वालिफिकेशन को पूरा न करना। पॉइंट थर्ड, सेक्शन 14 के अंतर्गत मध्यस्थ के प्राधिकार की समाप्ति या प्रतिसंहरण। धारा 14 के अंतर्गत मध्यस्थ के प्राधिकार या समाप्ति का प्रतिसंहरण। ठीक, धारा 14 की उपधारा फर्स्ट यह कहता है कि निम्न आधारों पर मध्यस्थ का प्राधिकार समाप्त हो जाएगा। ठीक, नंबर 1, यदि मध्यस्थ अपने कार्यों को संपादित करने में असमर्थ हो जाता है, यानी जो मध्यस्थ का निर्माण किया गया था जिन कार्यों के लिए, वो अपने कार्यों को संपादित करने में असमर्थ हो जाता है। सेकंड, किसी कारण से वह बिना अनुचित विलंब के कार्य करने में असमर्थ है। किन्हीं कारणों से वह बिना अनुचित विलंब के कार्य करने में असमर्थ है। ठीक, इसी में बी कहता है वह अपने पद से हट जाता है, वह जो है अपने पद से हट जाता है। एंड नेक्स्ट, मध्यस्थ के पक्षकार उसके प्राधिकार की समाप्ति के लिए सहमत हो जाते हैं। ठीक, 14 उपधारा फर्स्ट के खंड का में उल्लिखित आधारों के विषय में विवाद उत्पन्न होता है तो मध्यस्थम के पक्षकार मध्यस्थ के अधिकार को समाप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब अगर आधार उत्पन्न हो जा रहा है तो जो मध्यस्थम के पक्षकार हैं वो मध्यस्थ के अधिकार को समाप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन भी कर सकते हैं। पॉइंट 4 बात करता है धारा 32 उपधारा 2 के अंतर्गत मध्यस्थम के प्राधिकार की समाप्ति। ठीक, इसमें टोटल 3 ग्राउंड दिए गए हैं, का, खा, गा। का ये कहता है कि दावेदार अपने दावे को जब तक कि प्रत्यर्थी आदेश पर आक्षेप नहीं करता और विवाद का अंतिम परिनिर्धारण अभिप्राप्त करने में मध्यस्थम अधिकरण और उसके विधि सम्मत हितों को मान्यता नहीं देता या रिवोक कर लेता है। सेकेंड एलिमेंट, पक्षकार मध्यस्थम कार्यवाही के समापन के लिए सहमत हो जाते हैं, यानी अगर पक्षकार जो है वो मध्यस्थम कार्यवाही को समाप्त करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, दोनों सक्षम हो जाते हैं। थर्ड बात करता है मध्यस्थम अधिकरण का निष्कर्ष है कि जो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है उसका निष्कर्ष है कि मध्यस्थम कार्यवाहियों का जारी रखना अन्य किसी कारण से अनावश्यक या असंभव हो गया है। यानी अब जो आगे की कार्यवाही है वो ना तो आवश्यक है और ना ही जरूरी है, तो इस स्थिति में भी उसकी समाप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक, मध्यस्थम प्रक्रिया तथा मध्यस्थम करार। मध्यस्थम प्रक्रिया तथा मध्यस्थम करार। मध्यस्थम प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका अनुसरण करके मध्यस्थ किसी विवाद की विषय वस्तु के संबंध में विवाद के पक्षकार के परस्पर विरोधी दावों और प्रतिदावों के आधार पर विवाद के पक्षकारों के मध्य उनके दायित्व या अधिकार का निर्णयन करते हैं। तो मध्यस्थम प्रक्रिया आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होता है? आर्बिट्रेशन प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुसरण करके मध्यस्थ किसी विवाद की विषय वस्तु के बारे में विवाद के पक्षकार के परस्पर विरोधी दावों और प्रतिदावों के आधार पर विवाद के पक्षकारों के मध्य उनके दायित्व और अधिकार का निर्णयन करते हैं। मध्यस्थम करार, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, एक वैध मध्यस्थम के लिए यह वैध करार आवश्यक होता है। ठीक, यानी मध्यस्थम करार क्या है? एक वैध मध्यस्थम के लिए वैध करार आवश्यक है। विवाद के पक्षकार आपसी सहमति से एक एग्रीमेंट करके मध्यस्थम प्रक्रिया के शर्तें निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, दो पार्टीज हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो भी डिस्प्यूट है वो एक मध्यस्थ के द्वारा निपटाया जाए, तो उसके लिए वो एग्रीमेंट करेंगे। ठीक, एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए। विवाद के जो पक्षकार हैं आपसी सहमति से
करार करके माध्यस्थम प्रक्रिया के शर्तें जो हैं उसको निर्धारित करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। पक्षकार करार के माध्यम से माध्यस्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति, माध्यस्थ द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, माध्यस्थम का स्थान, माध्यस्थम पर लागू होने वाली विधि तथा माध्यस्थ द्वारा पंचाट निर्मित करने की समयावधि का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक। अब माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 का सब क्लॉज 1 का खंड ख भी माध्यस्थम करार की परिभाषा को डिफाइन करता है। ठीक। धारा 7 क्या कहता है? धारा 7 क्या कहता है कि माध्यस्थम करार स्वतंत्र हो सकता है या किसी संविदा के अंतर्गत उसके एक खंड में माध्यस्थम के लिए प्रावधान किया जा सकता है, जिसे संविदा का माध्यस्थम खंड आर्बिट्रेशन क्लॉज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति क्रय विक्रय की संविदा करते हैं, उस संविदा में एक खंड यह भी है कि क्रय विक्रय की संविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे अमुक व्यक्ति को यानी जो माध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा करके उसे विवाद निर्णित कराया जाएगा। यहाँ संविदा में ऐसा माध्यस्थम खंड है जिसमें माध्यस्थ नामित है। तो माध्यस्थम करार क्या होता है? माध्यस्थम करार स्वतंत्र हो सकता है या किसी संविदा के अंतर्गत उसके एक खंड में माध्यस्थम के लिए प्रावधान किया जा सकता है कि जिसे संविदा का माध्यस्थम खंड आर्बिट्रेशन क्लॉज कहा जाता है। जैसे दो व्यक्ति हैं, वो क्रय विक्रय का कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस संविदा में एक खंड यह भी रख देते हैं कि क्रय विक्रय की संविदा के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो हम एक थर्ड पर्सन जिसको हम आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं उनके द्वारा अपने मामले का निपटारा करा लेंगे। ठीक। और उनको नामित कर देते हैं। ऐसा कैसे करेंगे? एक वैलिड एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों पार्टी आपसी सहमति से ऐसा कर सकती हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व। नंबर 1, माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 यह कहती है कि माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। इस प्रकार माध्यस्थ प्रक्रिया मौखिक करार के द्वारा संभव नहीं हो सकती है। ठीक। माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 की उपधारा 3 यह कहती है कि माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट है माध्यस्थम करार लिखित होना चाहिए। सेकंड, करार का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। माध्यस्थम करार का कोई भी निर्धारित प्रारूप अधिनियम द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। अतः माध्यस्थम करार का किसी निश्चित प्रारूप में होना आवश्यक नहीं है या किसी भी प्रारूप में हो सकता है। आवश्यक सिर्फ इतना है कि ऐसा जो करार है वो लिखित होना चाहिए, मौखिक नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड एलिमेंट है करार का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। ठीक। एक केस है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज ITI लिमिटेड। इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज ITI लिमिटेड। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब पक्षकार आपस में संविदा करके विधिक संबंध स्थापित करते हैं तो उस दशा में टेंडर नोटिस संविदा करने वाले पक्षकार द्वारा स्वीकार करना माध्यस्थम खंड के अंतर्गत आता है। यानी जब टेंडर नोटिस संविदा करने वाला जो पक्षकार है उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसा स्वीकार करना माध्यस्थम खंड के अंतर्गत आता है। थर्ड, एक वैध माध्यस्थम करार में वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। यानी माध्यस्थम करार की लीगलिटी के लिए यह आवश्यक है कि उसमें वैध संविदा के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हों। ठीक। जैसे कि क्या, दो सक्षम पक्षकार होने, जो दो पक्षकार एग्रीमेंट कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए? कैपेबल होने चाहिए। उनके मध्य
स्वतंत्र सहमति हो। कंसेंट क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, किसी तरह का जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होना चाहिए। वैध उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो भी वैलिड होना चाहिए, तथा विधि द्वारा परिवर्तनीय करार का होना आवश्यक है, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो। यदि माध्यस्थम करार जो संविदा का एक रूप है वैध नहीं है, यानी ऐसा एग्रीमेंट कर लिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया जो वैध नहीं है, तो उसके अंतर्गत वैध विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है जिनका हल माध्यस्थम प्रक्रिया द्वारा किया सके। तो जो विवाद उत्पन्न होगा वह भी वैध विवाद उत्पन्न नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। केस आता है भारत संघ बनाम किशोरी लाल गुप्ता। भारत संघ बनाम किशोरी लाल गुप्ता। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि करार या संविदा जिसका कि एक खंड माध्यस्थम खंड है शून्य है तो उसके अंतर्गत संचालित माध्यस्थम कार्यवाही भी शून्य होगी। बिना विधिमान करार या संविदा के कोई विधिमान माध्यस्थम करार नहीं हो सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि करार या संविदा जिसका कि एक खंड माध्यस्थम खंड है शून्य है, वाइड है, तो उसके अंतर्गत संचालित माध्यस्थम कार्यवाही भी शून्य ही होगी। बिना विधिमान करार अथवा संविदा के कोई विधिमान माध्यस्थम करार नहीं हो सकता है। एलिमेंट नंबर 4, माध्यस्थम करार स्पष्ट तथा असंदिग्ध होना चाहिए। माध्यस्थम करार स्पष्ट तथा असंदिग्ध होना चाहिए। माध्यस्थम करार की भाषा पूरी तरह से स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। माध्यस्थम में प्रयुक्त जो भी शब्दावली है उससे यह स्पष्ट होना चाहिए कि पक्षकारों का आशय उनके मध्य उत्पन्न विवादों का निपटारा माध्यस्थ द्वारा करने को था। ठीक, माध्यस्थम करार में माध्यस्थम की विषय वस्तु तथा यदि माध्यस्थ करार में नामित किया गया है तो उसका स्पष्ट प्रावधान तथा उसकी स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। तो किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए, माध्यस्थम करार पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। पॉइंट 5, माध्यस्थम करार पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तथा उसकी लिखित स्वीकृति आवश्यक नहीं है। माध्यस्थम करार का लिखित होना आवश्यक है, परंतु उसका किसी प्रारूप में होना तथा पक्षकारों द्वारा उसका हस्ताक्षरित होना आवश्यक नहीं है। माध्यस्थम करार का पक्षकारों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, यानी जो माध्यस्थम जो एग्रीमेंट हो रहा है वो पक्षकारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। माध्यस्थम करार की स्वीकृति निम्न रूप से हो सकती है। नंबर 1, दोनों पक्षकारों ने माध्यस्थम करार या उस संविदा पर हस्ताक्षर किया हो जिसमें माध्यस्थम खंड है, यानी जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है, उस पे साइन होना चाहिए उस एग्रीमेंट पे। सेकंड, माध्यस्थम करार एक पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा दूसरे पक्षकार ने करार पर अपनी लिखित या मौखिक स्वीकृति प्रदान कर दी हो। ठीक, माध्यस्थम करार क्या होगा? एक पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा दूसरे पक्षकार ने करार पर अपनी लिखित या मौखिक स्वीकृति प्रदान कर दी हो। नेक्स्ट पॉइंट, माध्यस्थम करार लिखित तथा दोनों पक्षकारों ने माध्यस्थम करार पर अपनी मौखिक स्वीकृति दे दी है। तो जो एग्रीमेंट है वो हमेशा रिटर्न में होगा, लेकिन दोनों पक्षकारों ने माध्यस्थम करार पर अपनी मौखिक स्वीकृति दे दी हो। एलिमेंट नंबर 6, माध्यस्थम करार की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कोई भी सिविल प्रकृति का विषय वस्तु माध्यस्थम के लिए माध्यस्थम करार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि विषय वस्तु ऐसी हो जिसका हल माध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत संभव हो, यानी विषय वस्तु ऐसी हो जिसका कि हल या विनिश्चय माध्यस्थम प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा सके। माध्यस्थम करार की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो कानून द्वारा वर्जित ना हो तथा वह भारत की लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए।
तो विषय वस्तु कैसी होगी? जो कि कानून द्वारा वर्जित ना हो और भारत की लोक नीति के प्रतिकूल ना हो, भारत की लोक नीति के अनुकूल होना चाहिए। ठीक। इसमें केस है मसौद चीनी मिल श्रमिक संघ मोती नगर फैजाबाद वर्सेज उत्तर प्रदेश। मसौद चीनी मिल श्रमिक संघ मोती नगर फैजाबाद वर्सेज उत्तर प्रदेश। इस मामले में चीनी मिल के प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के मध्य एक डिस्प्यूट जो है पेंडिंग था। पक्षकारों ने माध्यस्थम द्वारा विवाद के निस्तारण के लिए एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिया, जिसके अंतर्गत माध्यस्थम दो मध्यस्थ द्वारा किया जाना था। दोनों मध्यस्थ विवाद के पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किए गए। दोनों पक्षकारों की सहमति से वो नियुक्त कर दिए गए, माने गए तथा माध्यस्थम करार वैध माना गया। तो इस केस में क्या कहा? इस केस में यह माना गया कि माध्यस्थम करार वैध माना गया। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट नंबर 7, माध्यस्थम करार की व्याख्या उदारता पूर्वक की जानी चाहिए। माध्यस्थम करार की व्याख्या उदारता पूर्वक की जानी चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट, माध्यस्थम करार तथा संविदा में अंतर। माध्यस्थम करार तथा संविदा में मूलभूत अंतर यह होता है कि संविदा के पक्षकारों के दायित्व उत्पन्न होते हैं, जबकि माध्यस्थम करार द्वारा उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिए एक निकाय या ट्रिब्यूनल गठित कर दायित्वों से संबंधित विवाद का हल किया जाता है। माध्यस्थम करार तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। नेक्स्ट एलिमेंट, माध्यस्थम करार तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। एक केस है फेयर एयर इंजीनियर्स वर्सेज एनके मोदी। फेयर एयर इंजीनियर्स वर्सेज एनके मोदी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि पक्षकारों के मध्य विवाद की प्रकृति ऐसी है जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हल कराया जा सकता है, तो भी माध्यस्थम करार के अंतर्गत माध्यस्थम द्वारा विवाद को तय कराया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता फोरम विवाद को तय करने का एक अतिरिक्त माध्यम है। तो अगर ऐसा लगता है कि विवाद की प्रकृति ऐसी है जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हल किया जा सकता है, तो भी माध्यस्थम करार के अंतर्गत माध्यस्थम द्वारा विवाद को तय कराया जा सकता है, क्योंकि उपभोक्ता फोरम विवाद को तय करने का एक अतिरिक्त माध्यम है। नेक्स्ट टॉपिक है माध्यस्थम पंचाट आर्बिट्रेशन अवार्ड। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आप आएगा 4 नंबर का। तो माध्यस्थम तथा सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड ग में माध्यस्थम पंचाट की परिभाषा देते हुए यह कहा गया है कि माध्यस्थम पंचाट में अंतरिम पंचाट भी सम्मिलित है। ठीक। माध्यस्थम पंचाट किसी माध्यस्थम अधिकरण द्वारा उसे रेफर विवाद या मतभेद पर किया गया अंतिम विनिश्चय है, जिसे अधिनियम की एक या अन्य धाराओं के अंतर्गत संदर्भित किया गया है। ठीक। धारा 31 माध्यस्थम पंचाट के प्रारूप आदि के बारे में भी विस्तृत प्रावधान करती है। ठीक। धारा 31(1) के अनुसार के अनुरूप प्रारूप में नहीं है, तो केवल इस कारण से यह पंचाट अवैध नहीं होता है तथा उसकी वैधता उसी प्रकार कायम रहेगी जैसे कि धारा 31 में होती है। ठीक। माध्यस्थम पंचाट एक न्यायिक प्रकृति का डिसीजन है, जो एक न्यायिकेतर अधिकरण द्वारा सीपीसी 1908 या 1872 साक्ष्य अधिनियम जैसी जटिल प्रक्रिया से मुक्त ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में दिया गया होता है, जो माध्यस्थ करार में पक्षकारों के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक। तो डिसीजन कौन करेगा? एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है, जो दोनों पक्षकार एक एग्रीमेंट के थ्रू उसका अपॉइंटमेंट करते हैं। माध्यस्थम पंचाट की आवश्यकताएं।
एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। टोटल 5 एलिमेंट हैं, इसके 5 आवश्यक तत्व हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड के। नंबर 1, माध्यस्थम के लिए संविदा या करार, माध्यस्थम के लिए संविदा या करार। नंबर 2, विवाद की विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु। नंबर 3, विवाद का संदर्भ। नंबर 3, विवाद का संदर्भ। नंबर 4, माध्यस्थ या माध्यस्थ अधिकरण। नंबर 5, पंचाट। माध्यस्थम पंचाट की प्रकृति, नेचर ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड। एक माध्यस्थम पंचाट विवाद के पक्षकारों के अपने पसंद के ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय है तथा यह पक्षकारों पर आबद्धकर होता है। ठीक, यह पंचाट संविदा से उत्पन्न होता है, लेकिन यह संविदा नहीं है। पंचाट में भुगतान के लिए धनराशि प्राप्त करने की तिथि पंचाट की तिथि से प्रारंभ होती है, इससे पूर्व से नहीं होती है। पंचाट के आधार पर की गई कार्यवाही संविदा के प्रवर्तन के लिए की गई कार्यवाही नहीं है, यह लिमिटेशन द्वारा बाधित नहीं होती है। इफेक्ट ऑफ अवार्ड, माध्यस्थम पंचाट का प्रभाव। माध्यस्थम को संदर्भित किए गए यानी रेफर किए गए विवाद की सभी विषय वस्तु पंचाट द्वारा तय हो सकती है। यदि पंचाट का प्रकाशन हो गया है, यदि पंचाट का प्रकाशन हो गया है तो संदर्भित विवाद की विषय वस्तु पर सूट की कार्यवाही नहीं की जा सकती। पंचाट विवाद के संबंध में माध्यस्थ अधिकरण आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल द्वारा किया गया अंतिम निर्णय होता है। एक वैध माध्यस्थम पंचाट की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, एसेंशियल्स होते हैं। नंबर 1, माध्यस्थम पंचाट लिखित होना चाहिए, माध्यस्थम पंचाट लिखित होना चाहिए। नंबर 2, माध्यस्थम पंचाट माध्यस्थ या माध्यस्थ अधिकरण के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। नंबर 3, माध्यस्थम पंचाट कारणों सहित होना चाहिए। 4, पंचाट माध्यस्थ या माध्यस्थम अधिकरण को किए गए संदर्भ के अनुरूप होना चाहिए। 5, पंचाट निश्चित होना चाहिए। 6, पंचाट एक समान होना चाहिए तथा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। पंचाट पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। पंचाट पूर्ण तथा अंतिम होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने डील किया रिवोकेशन, माध्यस्थ के प्राधिकार की समाप्ति, माध्यस्थम प्रक्रिया तथा माध्यस्थम करार क्या होता है, माध्यस्थम करार, माध्यस्थम करार के आवश्यक तत्व, माध्यस्थम पंचाट की आवश्यकताएं, माध्यस्थम पंचाट की प्रकृति, माध्यस्थम पंचाट का प्रभाव और एक वैध माध्यस्थम पंचाट की निम्न आवश्यकताएं क्या है।